ठीक हो। ओके, जो सेकेंड जनरेशन है ना फर्दर, उसमें जो ज्यादा वर्क हुआ ना वो इन डोमेन्स में हुआ जो यहाँ मैंने मेंशन किया। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मेन वर्क था वो रीजनिंग एज सर्च में था। तो यहाँ पे हाँ जी, आवाज आ रही है ना आप सारों को? जी सर, क्लियर है आवाज। ठीक है, तो मैंने यहाँ ना रीजनिंग एज सर्च के ना कुछ 2-3 जो एल्गोस है ना स्टार्ट के और एंड के वो मैंने ऐड किए, क्योंकि सारे तो क्योंकि एआई का हमारा कोर्स नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम सेकंड जो है ना इसका जो लेक्चर होगा आपका मे बी नेक्स्ट वीक होता है या मे बी ईद के बाद होता है, जो भी आपकी उसमें है कैलेंडर में। तो मेरे ख्याल में आगे लिखा हुआ है आफ्टर ईद लिखा हुआ है, आपकी ब्रेक है। तो वो लेट्स सी, तो वो उस सेकंड और हमारा मिड हमारा यही चलेगा। तो अब देखते हैं उसके बाद फिर आगे मशीन लर्निंग पे हम आ जाएंगे थोड़ा कैलगोस पे। तो अभी मैंने इसमें ना 2-3 ऐड किए हैं जो आप लोगों के सर्च एल्गोस हैं एआई के। तो एआई का बिल्कुल स्टार्ट यहाँ से होता है। ओके, अच्छा, सर्च में सबसे पहले जो है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एल्गो जो था वो 1945, ये बिफोर फर्स्ट जनरेशन है। इसने एक रिसर्चर था, पीएचडी स्टूडेंट था, इसने अपना पीएचडी थीसिस में ऐड किया और इसका ये थीसिस एक्सेप्ट नहीं हुआ। अच्छा, एआई में ये बहुत ज़्यादा, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा तरह से कह सकते हैं कि एआई के साथ जो थी से कहते हैं अनफॉर्चुनेट रहा है एआई, कि जब भी कुछ काम होने लगता तो वो उसे कंसिडर नहीं किया जाता, फिर कुछ साल बाद मान लेता कि हाँ वो उस वक्त ठीक की बात। ये एक दफ़ा नहीं, ये 5-6 दफ़ा आगे आएगा। अभी जो डीप लर्निंग चल रही है वो भी 1990s में यही उसके साथ हुआ। तो ये मशीन लर्निंग आ गई, फिर डीप लर्निंग आ गई, सिर्फ काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ना ये होता रहा है कि एक दफ़ा जो काम हुआ उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया किसी एक छोटी सी वजह से। एक दफ़ा तो एक किसी की ब्लंडर की वजह से भी हुआ था, मेरे ख्याल में आगे मैं आऊँगा ना सेकंड फेज में हम इसमें इसी लेक्चर पे तो इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ भी यही हुआ कि सर्चिंग में काम बहुत ज़्यादा हुआ। अभी भी ह्यूरिस्टिक सर्चिंग चल रही है, गेम्स इस पर बेस करती है सर्चिंग में, लेकिन उस वक्त इस काम को एक्सेप्ट नहीं किया गया और बहुत बाद में जाके इसको माना गया और इसकी पब्लिश हुआ। तो बेसिकली सर्च एल्गोज का ये चार्ट आप लोगों के सामने डिवीजन्स। तो हम कुछ एक दो जो है अनइन्फॉर्म्ड से और एक आई गेस मैंने इन्फॉर्म्ड का ऐड किया है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ना ये इसकी इतनी डिटेल की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मैंने सिंपल एल्गो को एक्सप्लेन किया, इसकी बहुत ज़्यादा एनालिसिस जो है ना एल्गो का यहाँ नहीं ऐड किया। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमारे पास प्रॉब्लम स्पेस होती है, इंस्टेंसेस होते हैं, ये आगे ग्राफ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्दर इसको हम ग्राफ में शो करते हैं। प्रॉब्लम की डेप्थ होती है, कम्प्लेक्सिटी स्पेस में आ जाती है और टाइम में आ जाती है। बाकी जो चीज़ें ना मैं इसको ग्राफ में आके एक्सप्लेन कर देंगे। हमारे पास सपोज ये एक प्रॉब्लम है, हाँ जी, हमने हमारे पास जो है वो रूट नोड जो है इनिशियल वो एस है, ये पॉइंट है एस, और हमारे पास जो रेड से हाईलाइट है एच, ये हमारे पास बेसिकली गोल स्टेट है कि जहां तक हमने जाना है। सबसे पहले जो सर्च आई ना स्टार्ट हुआ काम वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ही था, जो मैंने इसकी आपको पहले डेट्स भी एक्सप्लेन कर दिए। तो हमारे पास बेसिकली हमने क्या करना था कि हमने स्टार्ट नोड से जाकर नोड्स को एक्सप्लोर करते जाना है और हमने जाना है अपने गोल तक। अच्छा, ब्रेथ का मतलब ही यही है कि हम हॉरिजॉन्टल ब्रेथ की फॉर्म में जाएं। अच्छा, अब इसमें हमने करना ये है, सबसे पहले ये साथ एक टेबल ड्रॉ हुआ है का जो एल्गो है वो आपको मिल जाएगा। ये बहुत एल्गो काफ़ी पुराना होता है तो इसलिए आपको इजीली इसका एल्गो जो है मिल जाएगा। उसमें ये आपको मिल जाएगा क्यू जो है बेसिकली लेफ्ट जो हमारे पास कॉलम है ना क्यू का, ये वो नोड है जिसमें जो हम इन और आउट करेंगे, जो रिप्लेस होते जाएंगे।
और जो राइट पे हमारे पास विजिटेड है पाथ है, वो पाथ यहाँ पर आता जाएगा कि हम किस पाथ से गए। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एस से कहाँ तक जा सकते हैं। बेसिकली हम एस से ए और बी पर जा सकते हैं। अब ये है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो इसमें हमने हॉरिजॉन्टल पहले क्लियर करना है, एक्सप्लोर करना है हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। लेकिन जो लिया जाता है कन्वेंशनल वो यही है कि लेफ्ट टू राइट हो। तो हमने लेफ्ट टू राइट लिया ए बी। अच्छा, अब इसमें जो एंटर करने का तरीका ना इस टेबल में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये जो इसमें ऑप्शन है एन का, यहाँ से हमने इन करना है और यहाँ से जो हमने फर्स्ट इन किया था ना वो फर्स्ट आउट कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ से ए बी इन किया और ये जो है ना ये विजिटेड वाला ये सिंपल पाथ है जो पाथ हम फॉलो करते जा रहे हैं। अब हमने ए बी इन किया। अब हम जो कन्वेंशन यूज करें वो लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, इसके मल्टीपल इस तरह इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस बचेंगे। हमने ए बी इन किया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इन क्या हुआ था ए, इस ए को हम यहाँ से निकाल देंगे। हमने ए को निकाला। अच्छा, जो ए हमारे पास निकलेगा ना, तो ए के बाद हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट टू राइट जो आएगा सी डी आएगा, और इन मैंने आपसे कहा था यहीं से होगा, टेल से इन होगा, हम टेल से इसको इन कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में अब हम जाएंगे। हमने फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने फर्स्ट आउट करना है। जो हमारा कौन सा आउट होगा, ऑब्वियसली बी होगा। तो बी आउट किया तो हमारे पास सी डी आ गया। हमारे पास जो हमने बेसिकली जो बी आउट किया है वो हमें कहाँ तक ले जा रहा था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ई एफ तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ई एफ मेंशन कर दिया और वो हमने टेल से इन किया क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, फिर हम इसी तरह अब हम सी को करेंगे, आउट करेंगे और सी आउट करेंगे। तो सी के बाद हमारे पास जो है वो जो जी एच है वो यहाँ से इन हो जाएगा। अब इसी तरह हम 6 नंबर पे जाएंगे। हमने डी को आउट किया और हमारे पास सिर्फ एक नोट कम हो गया क्योंकि हमें डी कहीं पर लेकर नहीं जा रहा। तो इसी तरह हमने ई को आउट किया। तो ये हम अब क्योंकि आगे हमारे पास जो है आगे फर्दर नोड्स नहीं है, तो हम सिंपल आगे चलते गए, आउट करते गए एक एक, तो हमारे पास एच आ। अच्छा, अब हमने ओवरऑल किया क्या, हम ब्रेथ के हिसाब से गए, हॉरिजॉन्टल हमने मूव किया, लेफ्ट टू राइट हमने मूव किया, और हमने फर्स्ट इन किया टेल से और फर्स्ट आउट किया हेड से। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास बेसिकली जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी वो काफी ज्यादा आ गई। मैंने उसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि अगर एआई का कोर्स होता तो यहाँ पर प्रॉपर उसकी यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आ जाते ना। अब बेसिकली हमने यहाँ जो मैंने पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन किया वो ये है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च काम कैसे करता है। एनालिसिस जो है वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, तो अब हम पहुंचे गोल तक। अब सेम वही काम हम डेप्थ फर्स्ट सर्च भी उसी डिकेड में आया है। ये आई थिंक 1960s, ये 70s में तो जो था वो इन्फॉर्म सर्च आ गई थी, 60s में ही मोस्ट प्रॉब्ली डेप्थ फर्स्ट सर्च भी आया। अच्छा, अब वही एग्जांपल अगर हम करें डेप्थ फर्स्ट सर्च से, तो बेसिकली डेप्थ क्या चीज है, डेप्थ हमारे पास ये है कि हमने गहराई में जाना है, टॉप टू बॉटम जाना है, नॉट हमने लेफ्ट टू राइट जाना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो स्टार्ट हमने वैसे ही किया जिस तरह हमने लास्ट किया था। अच्छा ओके, अब हमारे पास एस हमें कहाँ तक लेकर जा रहा है, ए एंड बी तक, हमने वो ए एंड बी मेंशन कर दिया। अच्छा, लेकिन अब हमने फर्दर जो है ना वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमने करना ये है कि ये हमारे पास लास्ट एंड फर्स्ट आउट है, मतलब ये कि हमारे पास जो हमने पहला नोड जो यहाँ से रिमूव किया ना, फर्स्ट आउट किया,
तो हमारे पास हेड से इन होगा, लास्ट इन होगा। मतलब हमने लास्ट टाइम तो टेल से इन किया था ना, अब हम यहाँ हेड से इन करेंगे। अब इस केस में हम हेड से इन करेंगे। ये कन्वेंशन आप लोग फॉलो करते जाएंगे, हम डेप्थ में जाएंगे रादर देन ब्रेथ के। पॉइंट दोबारा क्लियर कर दो। देखिए लास्ट टाइम हमारे पास क्या था कि हमने टेल से इन किया था और फर्स्ट आउट कर दिया था, जो हेड पे फर्स्ट मोस्ट था वो हमने आउट कर दिया था। यहाँ पर वहाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, यहाँ लास्ट इन है, मतलब यहाँ हम और रॉन्ग साइड से हम हेड की तरफ से इन करेंगे। हम लाइफो जो है वो यूज कर रहे हैं, मतलब हाँ, लास्ट फर्स्ट आउट लास्ट कर इन रहे हैं। फर्स्ट आउट करें, हम यहाँ हेड से इन करेंगे और हेड से ही फर्स्ट आउट करेंगे। और ये जब हम आगे मूव करेंगे तो हमारे पास ये डेप्थ में ही जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर हेड से इन किया, सी डी जो है वो रादर देन इस पॉइंट के, ये हम यहाँ से हमने इन कर दिया, और नेक्स्ट पॉइंट में हम सी को ही आउट करेंगे। और सी को आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी और एच। ठीक है ना, सी हमारे पास जी और एच पे लेकर जा रहा है, और वो जी और एच हमारे पास फिर हेड से इन, ठीक है, लास्ट से नहीं। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट में फिर आएंगे तो हमने यहाँ जी को आउट करेंगे तो फर्दर हमारे पास यहाँ, अब वही आगे फर्दर नोड्स नहीं है तो हम इस रिमूव करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर और उसमें आप देख लें कॉम्प्लेक्सिटी का फर्क आ गया है। ये एल्गो जो है उसके मुकाबले में कॉम्प्लेक्स कम है। अच्छा, बेसिकली जब हम बात करते हैं उसकी अनइन्फॉर्म्ड की, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास जो है वो अभी जो मैं मशीन लर्निंग से एक्सप्लेन करूँ ना, तो वो हमारे पास अनसुपरवाइज वाला ही एक टच आ जाता है, जो अभी मशीन लर्निंग में सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का केस है ना, वैसे ही टच आ जाता है। जब हम उनके मशीन लर्निंग के एल्गोस का जिक्र करेंगे तो उसमें भी कुछ इस तरह का टच है, लेकिन एक्सेप्ट तो खैर नहीं, क्योंकि वहाँ लर्निंग आ जाती है, यहाँ पर वो लर्निंग नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास एक ब्लाइंड सा है ना, ब्लाइंड सर्च जैसे यहाँ मेंशन है, एक ब्लाइंड सा हम जा रहे हैं कि हम या तो एक साइड पे जा रहे हैं दूसरी साइड पे जा रहे हैं, इस तरह की और भी यहाँ पर टाइप्स मेंशन है। इसमें भी बेसिकली ये जो चीज़ें मेंशन है ना, ये रिसर्च इसी तरह से होती है। एक टेक्निक आई, फिर उसमें कुछ चेंज हुआ, फिर फर्दर चेंज हुआ, फिर फर्दर चेंज हुआ। तो अब अभी अगर आप CNN का देख लें, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स का, अगर किसी ने नाम सुना, उसमें इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ हो चुके हैं। उस वक्त असल में रिसर्च पब्लिशिंग कम होती थी उस दौर में। आजकल जो प्लेटफॉर्म ज्यादा है, जर्नल ज्यादा हो चुके हैं, पब्लिश बहुत है, रिसर्च भी बहुत ज्यादा हो गई है, अब आती पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है, स्टूडेंट्स भी ज्यादा है। तो अब जिस तरह अब आप CNN का देखेंगे तो CNN में हर किसी ने कुछ डिफरेंट छोटा मोटा चेंज करके नया डेवलप किया हुआ है। Just a minute. ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गई है। तो बेसिकली रिसर्च जो है वो इस तरह से होती है कि छोटा मोटा सा भी कुछ चेंज आ जाए, और कोई बड़ा चेंज करे तो वो उसकी राइटिंग में आ जाता है, बुक्स में आ जाता है। तो छोटा मोटा चेंज तो खैर इस तरह से चलते रहते हैं। अब हम एक एल्गो डिस्कस करेंगे इनफॉर्म्ड का। अच्छा, ये जो है एस्टेरिक टेक्निक जो है, ये बेसिकली इन्फॉर्म्ड है। मतलब ये कि रादर देन दैट कि हम ब्लाइंड मूव करें, किसी भी डायरेक्शन में करें, किसी भी तरह से करें, लेकिन ब्लाइंड की बजाय हम उस नोड के थ्रू मूव करें जो नोड हमें गारंटी करेगा। क्या गारंटी करेगा कि हम जिस साइड पे जाएंगे, हमारा जो है ना, जो पैरामीटर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए, वो पैरामीटर्स कम होंगे। वो पैरामीटर्स बेसिकली ये है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, कॉस्ट कम होगी, हम लोग एफिशिएंट, सबसे एफिशिएंट हो जाएगा। वो एफिशिएंट किस तरह से होगा कि हम उसको इन्फॉर्म्ड, हमें इन्फॉर्म्ड हो कि हमने रादर देन के ब्लाइंड कि हम जो नोड सेलेक्ट कर रहे हैं वो नोड हमें पता हो कि हमने इस नोड पे ही जाना है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वही है कि हमने हर नोड पे टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। हर नोड की टोटल कॉस्ट क्या है, गोल तक, उस नोड से गोल तक। उसके लिए हम दो चीजें ऐड करते हैं। एक तो ये कि उसमें पहली चीज ये जी ऑफ एन,
और सेकंड चीज है एच ऑफ एन। अच्छा, जी ऑफ एन बेसिकली है कि उस नोड तक की कॉस्ट जिस नोड पर हम जा रहे हैं, और एच ऑफ एन है कि उस नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू। ये दोनों क्या चीजें हैं, इस ग्राफ से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास जो कॉस्ट है ना, जिस तरह अब यहाँ पर एस के ऊपर 14 वैल्यू मेंशन है, जिस तरह एक ये वैल्यू मेंशन है 14, ये इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू का मतलब है कि ये किसी भी फॉर्मूला के तहत किसी भी तरीके से निकाली गई है। मैथमेटिकल को फॉर्मूला हो सकता है, कुछ कोई भी तरीका हो सकता है, बेसिकली कोई कैलकुलेशन है ये उस नोट की गोल नोट तक। और जो ये है, ये जो चीज है, ये नॉर्मली डिस्टेंस है या कोई फॉर्मूला है इन दोनों नोड्स के इन बिटवीन की कॉस्ट का। तो ये दो चीजें जो है ये हम यहाँ यूज करेंगे। तो बेसिकली ह्यूरिस्टिक क्या चीज है, मिसाल के तौर पे अगर हम कह सकते हैं कि हम 3 डायमेंशनल डिस्टेंस ले लें एस का जी से। एस हमारे पास रूट नोड है, जी हमारे पास गोल नोड है। तो हमने कोई फार्मूला लगा के कोऑर्डिनेट्स में प्लस माइनस करके अंडर रूट करके कोई फार्मूला को तरीका लगा के ह्यूरिस्टिक फाइंड आउट कर लिया। और जो ये जो वैल्यू है 3, ये 7 यहाँ मेंशन है, ये बेसिकली हमारे पास इन दोनों नोड्स के आपस की कॉस्ट है। इन दोनों के यहाँ से यहाँ पहुंचने में हमें इतनी एफर्ट रिक्वायर होगी, किसी भी वे में हो सकती है, वो डिपेंड अपॉन प्रॉब्लम। तो अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने एट नोड एस देखा। एस पर हमने जाना है, सबसे पहले हम हैं कहाँ पर, एस पर ही हैं। एफ ऑफ एन में हमारे पास फार्मूले थे, फार्मूले में दो पैरामीटर्स आ जाते हैं। पहली चीज ये है कि जिस नोड पर जाना है उसका डिस्टेंस, एस पर जाएंगे तो उसका डिस्टेंस 0 ही होगा, प्लस उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 14। तो टोटल हमारे पास जो उसकी कॉस्ट आ गई है 14 आ गई। अभी हम एस में, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगर हम एस से जाएं टू नोड ए या बी। अच्छा, अब अगर हम ए पे देखें तो ए पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है ह्यूरिस्टिक की, वो आ रही है 11। ठीक है। अच्छा, और हमारे पास जो इसके दरमियान जो ये कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 3। इन दोनों को प्लस कर देंगे, वो यही फॉर्मूला है। तो हमारे पास एस से ए पर जाने की कॉस्ट 14 है, टोटल कॉस्ट आ रही है। और अगर हम इस साइड पे देखें, फॉर 12 + 4, तो हमारे पास क्या है, 16 है। ठीक है। अब हमने इनमें से देखना है कि जो शॉर्ट है वो कौन सी है। तो ऑब्वियसली हमारे पास 14 जो है वो लेस वैल्यू आ रही है। तो अब हमारे पास जो पाथ आ गया ना, वो आ गया एस ए। सर काइंडली दोबारा रिपीट कर दीजिएगा इसको। ओके, देखिए सबसे पहले हमने देखना है कि हमने कहाँ से जाना है, एस से। तो हमने एस पर देखना है, एस पर हमने वो अब आप कैलकुलेट करें या ना करें, क्योंकि जाना एस से ही है। लेकिन वैसे ही मैंने कैलकुलेट कर लिया कि एस से एस तक हम अगर जा रहे हैं तो इसको उस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। टोटल कॉस्ट क्या है एस से एस तक की, एस से एस तक की टोटल कॉस्ट फार्मूले में जो एस से एस का डिफरेंस है वो तो जो एस से एस पे जाने की कॉस्ट तो 0 है और ह्यूरिस्टिक वैल्यू 14 है। तो ये दोनों चीजें प्लस होंगी और हमारे पास 14 + 0 14 ही होंगे। अब हमने एस के बाद जाना है, दो ऑप्शन है हमारे पास, या ए का या बी का। अब हमने जो फार्मूला है ना हमारे पास, वो ये है कि ए, अगर हम ए पर जा रहे हैं, इससे सपोज ए पर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ए पर जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो हमारे पास 11 है, यहाँ पर 11 आएगा। और जो हमारे पास फर्स्ट इसका जो पैरामीटर इक्वेशन का, वो ये है कि एस से ए पर जाने की कॉस्ट जो है वो हमारे पास 3 है। तो 3 + 11 करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे कि अगर हमने एस से, पहले तो हम जाते हैं ना कि चले हमने ए बी में जाने जाना है, ठीक है, ब्रेथ में था तो ब्रेथ में चलते गए, डेप्थ में था डेप्थ में चलते गए। अब हमने पहले दोनों की कॉस्ट फाइंड की कि ए पर कॉस्ट कितनी पड़ रही है, बी पर टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है। ए पर टोटल कॉस्ट जो है वो 3 + 11, ठीक है ना। ए पे जो टोटल कॉस्ट पड़ी है ये 3 + 11, हमारे पास ये पड़ी 14। बी पर जाने की टोटल कॉस्ट जो पड़ी है 4 + 12 16 पड़ी है। अब
नजर यहीं आ रहा है क्लियरली कि हमारे पास 14 जो है वो लेस है। अब जब 14 लेस है तो इट मींस कि हम बी को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ए को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर हमने नोड जो है ना ए, इसकी कॉस्ट क्योंकि कम है तो हमने बी को इग्नोर कर दिया। अब हम बी पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ए पर। ठीक है, तो हमारे पास जो पाथ आ गया ना वो क्या आ गया, सबसे पहले एस था, फिर हमारे पास आ गया ए, तो एस ए हमारे पास पाथ आ गया। ठीक है ना, तो अभी तक हमारे पास ये पाथ आ गया। पहले भी हम पाथ लिखते जाते थे, अभी भी यहाँ हम पाथ इस तरह से लिख रहे हैं जिस तरह से पहले लिख रहे थे। अब हमारे पास, अब देखें ए पे है ना इस वक्त हम, अब हमने ए से फर्दर जाना जी पर ही है। जी हमारे पास जो है वो गोल है जहाँ हमने जाना है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, सी से होकर जाए या डायरेक्ट डी से होकर चले जाए। अब हमने दोनों को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ एक छोटी सी एक ट्रिक है कि वो आपने देखना है कि अगर हम जा रहे हैं एस ए को फॉलो करते हुए सी तक, तो हमारे पास मतलब हम एस से जा रहे हैं सी तक, तो जो फॉर्मूले में हेरिस्टिक वैल्यू है ना वो सी की आएगी, लेकिन जो एस से सी की कॉस्ट आएगी वो ये 7 और ये 3 ऐड होती जाएगी। जो कॉस्ट है ना पाथ की कॉस्ट है वो ऐड होगी दोनों, लेकिन हेरिस्टिक वैल्यू जो है ये एल्गो में ही इस तरह से दिया गया है ना। हेरिस्टिक वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 6 है तो आएगी 6, मीन्स के हमने एस ए को फॉलो करते हुए जब हम सी पे गए हैं तो एस से ए की जो कॉस्ट थी वो 3 थी। ठीक है ना, एस से ए की, और उसके बाद ए से सी की जो कॉस्ट थी पाथ कॉस्ट वो हमारे पास 7 थी, और सी पे हमारे पास जो हेरिस्टिक वैल्यू है वो हमारे पास 6 है। ठीक है, अब जब ये चीजें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब दूसरा हमारे पास नोड है डी, तो ए के बाद हम सी या डी दोनों पे जा सकते थे। अब डी पे जाने के लिए अगर हम इसकी वही फार्मूला चेक करेंगे, 3 हमारे पास एस से ए की कॉस्ट है और 10 हमारे पास ए से डी की कॉस्ट है। इसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा तो वो भी इशू नहीं है। रिकॉर्ड मैंने ऐड किया हुआ है, रिकॉर्ड है ना ये डिस्कार्ड, जी सर रिकॉर्डिंग हो चुकी है। हाँ रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 + 4 + 3 17। अब हमारे पास कौन सा नोड है जो कि देखिए मैंने इसको येलो कर दिया है, इसको ना इस कलर को येलो कर दिया था ये इस पॉइंट पे, ये जो है ना पाथ, इस पाथ को मैंने येलो कर दिया था। हमारे पास जो है ये वाला पाथ फाइनल हो गया एस ए सी डी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डी भी मेंशन करना है वो मैं कर दूंगा स्लाइड में। तो ये जो पाथ है ना इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, हालांकि नजर वो आ रहा था लेकिन वो वैल्यूज की बेस पे, क्योंकि ये तो यहाँ तो मेंशन है ना ग्राफ, वो एक्यूरेसी की बेस पे नहीं है। मे बी आप एज्यूम कर लें मे बी वहाँ को पहाड़ हो, अगर डिस्टेंस कम आ रहा है तो वो कोई ना कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये पाथ जो लॉन्ग वाला है, ये वाला जो पाथ है ये ज़्यादा फिजिबल आ रहा है। अच्छा, अब हमने फर्दर हमने जो है जो जाना है वो हमने फर्दर हमने जो जाना है वो हमने अब जाना है डी पे। अच्छा, अब हमें नजर ही आ रहा था कि हमने एस से ए पे जाएंगे तो फिर हम डायरेक्ट हमने उसके बाद डी पे जाएंगे, वो शॉर्टेस्ट है। लेकिन हमारे पास एक सी नोड जो है वो भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ रहा है। वही मैंने बात आपसे की है कि कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से, क्योंकि जो वैल्यूज कैलकुलेट हुई है किसी फॉर्मूले के तहत हुई है, किसी मैथमेटिकल वजह से हुई है। अच्छा, अब बेसिकली अब जो हम आगे जा रहे हैं, हम आ गए हैं अब डी पे। अब डी पे वही सेम फार्मूला लगाएंगे। अब वो फार्मूला आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हमने पास जो है वो सारे ऐड करने हैं, 3 7 और 2। ये जो है ना 3 7 2, जिस नोड पे जाएंगे उस नोड तक के सारे पाथ्स और उस नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू। अब क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं है तो हम सिंपल एक ही लेंगे। ठीक है ना, अब हम जो हम ए से सी पे चलेंगे, सी के बाद हमारे पास जस्ट डी रह गया, कोई और एक्सप्लोर करने वाला रहता ही नहीं है, तो हमने डायरेक्ट वो किया और उसके बाद हमने और पे चले गए। ठीक है ना,
गोल पे जाकर हमने दोबारा वही फार्मूला लगाया, उसमें हमने क्या किया 3 फिर 7 उसी पाथ को फॉलो करते, फिर 2 फिर 5, आई थिंक ये लगा ना 3 7। अच्छा, और गोल पे जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है ना वो 0 है, क्योंकि ह्यूरिस्टिक वैल्यू बेसिकली उस नोड से गोल तक के दरमियान कोई फार्मूला होता है, इसलिए यही चीज आप देख लें। बिल्कुल स्टार्ट नोड में हमारे पास जो था वो जो उस नोड से उस नोड का डिस्टेंस 0 था, क्योंकि हम उस नोड पर ही जा रहे थे। अब हम गोल पे जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो 0 नहीं है, लेकिन फर्स्ट नोड पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू थी एस पे, क्योंकि ये जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है ना, अब देखें ह्यूरिस्टिक वैल्यू एक अंदाजा करें तो उसकी सबसे ज्यादा है एस की, क्योंकि ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है उस नोड से गोल नोड तक के दरमियान कोई ना कोई फाइंडिंग, किसी ना किसी तरह से उसका कोई डिस्टेंस हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो गोल पे तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हम गोल तो एक फाइनल नोड है ना, उससे गोल के दरमियान तो वो वैल्यू नहीं होगी। तो डिस्टेंस हमने ऐड किया तो हमारे पास 17 आ गई टोटल कॉस्ट आ गई। मतलब जो पाथ कॉस्ट है हमारे पास, जो पाथ यहाँ मेंशन है SACDG, इसकी हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 17। अच्छा, अब मैंने इसमें आगे ऐड क्या किया है, वो ये किया है कि हम रॉन्ग पाथ्स को भी फॉलो करते हैं, उसे भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक रॉन्ग पाथ हमारे पास ये था जो कि उस वक्त हमें बेहतर लग रहा था, तो आप इसको जरा चेक करें, वही चीज है जिस तरह से हमने पहले किया था। सबसे पहले हम ऐट नोड डी गए, देन हम जी गए। अब वही फार्मूला अगर आप लगाएं, हम एंड में देखें 3 + 10 + 5, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 18, और अगर हम पहले बात करें तो हमारे पास थी 17। तो यहाँ से जो कॉस्ट आ रही है टोटल पाथ कॉस्ट वो ज्यादा आ रही है। अच्छा, अब अगर हम बात करें दूसरा, अब दो और पाथ्स भी बनते हैं। हाँ जी, एक ये बनता है और एक मिड से भी बनता है। अगर इस पाथ की बात करें तो इसकी कैलकुलेशंस भी आप लोग जरा देख लें कि अगर हम पहले जा रहे हैं बी पे, तो हम चले गए थे ना, बी की पहले भी कैलकुलेट हो गई थी, वो मैंने उसको वाइट कर दिया। अगर हम एफ पे देखें, एफ पे 11 + 5 + 4, 11 + 5 + 4 = 20, ये यहाँ पर ही ज्यादा आ रही है ऑलरेडी। और अगर हम आगे भी करें तो आगे 16 + 5 + 4, और ह्यूरिस्टिक वैल्यू तो यहाँ पर जी पे 0 होती है, तो 25, ये भी हमारे पास ज्यादा आ रही है। 16 आई थिंक 17 था ना, उससे ज्यादा आ रही है। अब अगर हम एक और पाथ रह गया था उसको भी हम देखें, तो यहाँ पर भी हमारे पास 21 आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ ये है कि हमने बेसिकली जो है हेरिस्टिक्स और पाथ कॉस्ट की बेस पे टोटल पाथ हमने फाइंड की, टोटल पाथ कॉस्ट, और उसकी बेस पे हम आगे मूव हैं। तो ये रादर देन दैट कि हम ब्लाइंड चलते हैं। तो अगर ये इस कोर्स अगर ये इस कोर्स का होता है ना पार्ट ए प्रॉपर, तो मैं इस पे ना आपको ये बाकी सारे एल्गोस भी करवा के इसकी सारी एनालिसिस भी ऐड कर दिया, लेकिन मैंने वो खुद नहीं किया क्योंकि अभी हमने आगे चलना है इस कोर्स में फर्दर, क्योंकि इस पे मैं आगे करूँगा तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हम हैं सेकंड जनरेशन पे, तो यहाँ मोस्ट प्रॉब्ली मैंने यहीं तक इसको ऐड किया। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका होगा नेक्स्ट, वो हम स्टार्ट करेंगे थर्ड जनरेशन को, थर्ड जनरेशन, और फिर आएगी फोर्थ जनरेशन, फिर वहाँ से मशीन लर्निंग का स्टार्ट भी हो जाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो मैं इसको कवर अप करके अलग से आऊँ, या फिर मैं इसी में ही जो है ना हिस्ट्री के साथ साथ मशीन लर्निंग के एल्गोस भी ऐड करता जाऊँ। दोनों ऑप्शन हैं। अच्छा, मुझे आप लोगों की सजेशन ये चाहिए कि एक मैंने आप लोगों को रिसर्च पेपर के हवाले से एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट कहा था, जो सेमेस्टर आप लोगों ने एक असाइनमेंट सारी और वो जो सेशनल्स होते हैं उसके हवाले से कहा था, तो वो आप लोग उसमें क्या आप लोगों की सजेशन है? रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है।
अच्छा, मुझे अब आप लोग जो है ना वो सजेशंस दे दें, या फिर दूसरा ऑप्शन है आप लोग सोच के सीआर को बता दें, सीआर से मुझे इन्फॉर्म करवा दें कि उसमें आप लोग क्या। सर हमारी ये फर्स्ट क्लास है तो इसलिए हमें असाइनमेंट का नहीं पता, ठीक है, मैंने वैसे तो एक काइंडली आप बता दीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने शायद इस पे एक वीडियो भी है। ठीक है, ठीक है, एक काम करें ना, मैं ये सॉरी मतलब हमें बता देंगे तो हम कोऑर्डिनेट कर देंगे आपको। मुझे आवाज आपकी स्लो आ रही है। यार बात कर रहा हूँ, मैंने ये बता देंगे ग्रुप में हमें, तो हम कोऑर्डिनेट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ तो उस पर एक असाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो भी ये भी आप उनसे कंफर्म कर लेंगे कि रमज़ान है तो मैं आप पे ओवरलोड नहीं डालता, ओवरलोड नहीं करता। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है ना बिफोर सेंचुरी और टिल 1950, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो आप उसको एक असाइनमेंट ऐड कर लीजिएगा। नहीं तो फिर हम जो वो है ना आप लोगों का रिसर्च पेपर या प्रेजेंटेशन जिस तरह से भी है, क्योंकि अभी जो है ना कंडीशन यही है कि आफ्टर रमज़ान जो है लॉकडाउन का चांस ज़्यादा है, और अगर क्लासेस नहीं होती तो हम प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। मैंने ऑप्शन ये दिया था कि रिसर्च पेपर का, वो इसलिए होता है कि रिसर्च पेपर में बेसिकली जब आप लोग IEEE के फॉर्मेट में लिखते हैं ना तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाता है जस्ट कि किस तरह से लिखना है और ये चीज़ें। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं ना जो सेकंड सर ठीक है, हम लोग ऐसे फिर कर लेंगे, फिर जैसे होगा वो आपको बता देंगे। हाँ, मुझे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग वैसे ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है। अच्छा, मैं इसकी भी रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो अपलोड भी कर दूंगा इंशाल्लाह आज ही। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।